Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new chapter which name is Glimpses of India. ये जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके अंदर 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसका अंदर आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके अंदर दिखाया गया है कि भारत की जो अलग अलग चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ें हैं, झलकियाँ हैं, वो एक शॉर्ट स्केच में दिखाई गई है। तो पहला जो हमारा पार्ट है, जिसको लूसियो रोड्रिग्स ने लिखा है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्या है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारा बेकर है गोवा से, ये एक उसका पोर्ट्रेट है कि जो ट्रेडिशनल गोवान विलेजेस है जहाँ पर वो बेकर होते हैं, तो जिनकी आज भी अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में आज भी एक हैसियत है, एक इम्पोर्टेंस है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी लाइफ कैसी होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous laws of bread. हमारे जो बड़े हैं आज भी, रेमिनिसिंग का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, भूतकाल के बारे में सोचना। नॉस्टैल्जिक जो होता है, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि अतीत में रहने वाला। तो यहाँ नॉस्टैल्जिकली का मतलब है कि अतीत में खोया रहना, अतीत के बारे में सोचते रहना। तो राइटर कहता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो जो पुराने जो पोर्चुगीज़ डेज थे, यानी कि जब पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था गोवा पे, तो उस समय जो चीज़ें थी उनके बारे में वो भूतकाल में सोचते रहते हैं कि जो पोर्चुगीज़ लोग थे और उनके जो फेमस लॉज ऑफ ब्रेड थे, उनके बारे में वो सोचते हैं। Those eaters of loaves might have vanished out, but the bakers are still there. जो लोव्स को खाने वाले थे वो शायद गायब हो गए, वैनिश मतलब गायब हो जाना, लेकिन जो उसके बनाने वाले हैं वो आज भी हैं। We still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे बीच में आज भी उनको मिक्स करने वाले, उनको मोल्ड करने वाले और उनको बेक करने वाले मौजूद हैं। Those age old time tested furnaces still exist. जिन फर्नेसेस में उनको पकाया जाता था, उनको बेक किया जाता था, वो फर्नेसेस आज भी हैं, जो एज ओल्ड है, काफ़ी पुरानी है और टाइम टेस्टेड है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना। जो उन फर्नेसेस में आग है वो अब तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। वो कहता है थर्ड का मतलब थड़ थड़ की जो आवाज़ होती है, और जो उसके जो बांस होता है बेकर का, जिससे वो उसको फ्लैट करता है, मटेरियल को जिससे वो फ्लैट करता है, तो कहता है कि उसकी जो आवाज़ है वो आज भी मौजूद है। मॉर्निंग में सुबह सुबह बेकर का आना कुछ कुछ जगहों पर आज भी सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि पिता आज मौजूद ना हो, जिंदा ना हो, लेकिन उसका जो बेटा है आज भी उस प्रोफेशन को, फैमिली प्रोफेशन को आज भी कैरी कर रहा है। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा। गोवा में आज भी ये जो बेकर्स हैं इनको पैडर्स के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज टू कम एट ट्वाइस अ डे। मेरे गोवा में बचपन के दिनों में जो बेकर है हमारे दोस्त हुआ करते थे और साथी हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे, और दिन में 2 बार आया करते थे। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket.
पहला राउंड वो तब लगाते थे जब वो सुबह सुबह मॉर्निंग में सामान को बेचने निकलते थे, और दूसरा तब निकलते थे जब वो अपनी जो ह्यूज बास्केट थी उसको ख़त्म करके वापस लौटते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। जो उसके बम्बू के थर्ड की जो जिंगलिंग थी, यानी कि जो थड़ की जो आवाज़ आती थी उसके बम्बू से, वो हमें नींद से जगाती थी और हम उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या ये उस ब्रेड के टुकड़े के लिए था? नहीं। The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we launched for were those bread bangles which we chose carefully। ऐसा नहीं था कि उन ब्रेड के लॉव्स के लिए हम जाया करते थे। ये काम तो हमारे घर में जो मेड सर्वेंट होते थे, पास्किन और बास्टिन जिनको कहा जाता था, वो इस काम को कर दिया करते थे। हम केवल जाते थे किस चीज़ के लिए? जो ब्रेड बैंगल्स थे उनको चूज़ करने के लिए, केयरफुली चूज़ करने के लिए हम जाया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड अब स्पेशल मेक। कभी कभी ये स्पेशल तरीके से बना हुआ एक स्वीट ब्रेड हुआ करता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। कभी कभी क्या होता था यहाँ पर कि जो बेकर था वो अपनी म्यूज़िकल एंट्री करता था, यानी कि उसका जो स्पेशली जो बना होता था बम्बू स्टाफ, उससे वो झंझन की आवाज़ करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ में बम्बू होता था, सर पर टोकरी होती थी, जो सर पर रखी टोकरी होती थी उसको एक हाथ से सपोर्ट देता था और दूसरे हाथ से बम्बू को ज़मीन पर पटक करके आवाज़ करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। घर की जो मालकिन होती थी उसको गुड मॉर्निंग बोलता था और जो वर्टिकल बम्बू था उस पर बास्केट को टिका देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up। बच्चों को एक माइल्ड रिब्यूक के साथ, मतलब हल्की सी डांट डपट के साथ बच्चों को हटा दिया जाता था। उसका कारण ये होता था क्योंकि बच्चे बड़े शरारती होते हैं, तो वो अपने वर्टिकल बम्बू पर जब बास्केट को रखता था तो ये थोड़ा सा डर रहता था कि कहीं बच्चे शरारत में या हंसी मजाक में बम्बू को गिरा ना दें, तो जिससे उसका नुकसान ना हो। तो बच्चों के माइल्ड रिब्यूक के साथ में वहाँ से हटा दिया जाता था, लेकिन राइटर लिखता है कि हम लोग हार नहीं मानते थे। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket। कोई पैरापेट यानी कि कोई बाउंड्री अगर होती थी उधर, जैसे गोवा में जो घर है वहाँ के घरों के सामने जो बाउंड्रीज़ हैं वो बड़ी 3-3, 4-4 फीट की बाउंड्रीज़ होती हैं जो घर को कवर करती हैं, घर के सामने के हिस्से को कवर करती हैं। तो वो कहता है कि हम जो उसकी पैरापेट थी हम उस पर चढ़ जाते थे या फिर कोई बेंच थी उस पर चढ़ जाते थे, लेकिन टोकरी के अंदर झांकते ज़रूर थे। Somehow I can still recall the physical fragrance of the typical fragrance of those loaves। किसी तरीके से हम बास्केट के अंदर झांक लेते थे और राइटर कहता है कि मैं आज भी जो उसकी टिपिकल फ्रेगनेंस है उन लॉव्स की उसको महसूस कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़ों के लिए लॉव्स, बच्चों के लिए बेंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और उसके बाद हम अपना मंजन करना, पेस्ट करना या फिर अपना मुंह धोना, वो सब चीज़ें हम भूल जाते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें वो सब क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो राइटर कहता है कि टूथब्रश के लिए मैंगो लीफ को तोड़ने का जो जोखिम है उसको कौन उठाएगा।
एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि शेर अपने दांत कभी नहीं ब्रश करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गर्म चाय हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देती थी आफ्टर ऑल, खास करके। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। वो कहते हैं कि जो मैरिज गिफ्ट्स थे वो मीनिंगलेस थे अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना दिया जाए, जिसको बोल के नाम से जाना जाता था। जैसे पार्टी और फीस्ट का जो मज़ा है ब्रेड के बिना अधूरा है, उसी तरह से जो मैरिज थी उसका मज़ा उस स्वीट ब्रेड के बिना अधूरा था। नॉट इवन कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, ये तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि गाँव के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट, घर की जो मालकिन होती थी अपनी बेटी के एंगेजमेंट के टाइम पर सैंडविचेस को तैयार करती थी इस मौके पर। केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर अ क्रिश्चियन एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक्स और बॉलिनहास क्रिश्चियंस के लिए ज़रूरी है, खासकर क्रिसमस के लिए और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए ज़रूरी है। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential, इस प्रकार बेकर के जो फर्नेस की प्रेजेंस है वो एक विलेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, उन दिनों में जो बेकर या फिर ब्रेड सेलर हुआ करते थे उनकी एक खास ड्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक सिंगल फ्रॉक लॉन्ग फ्रॉक टाइप होता था जो घुटनों तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, हमने अपने बचपन के दिनों में बेकर्स को ट्राउज़र और शर्ट पहने हुए देखा था जो कि फुल लेंथ से थोड़ा सा कम थे और हाफ पैंट से ज़्यादा थे। Even today, आज भी even more, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है जो उसके घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक जाती है तो आज भी लोग उसको पैडर के नाम से बुलाते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर अधिकतर जो अपना पैसा था वो महीने के आखिर में कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो महीने का हिसाब किताब था उसको पेंसिल से दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकिंग उन दिनों में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था और बेकर और उसके घर वाले कभी भी भुखमरी का शिकार नहीं हुए। ही एंड हिज फैमिली हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो उसका परिवार उसके नौकर हमेशा खुश और प्रॉस्परस दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनका जो मोटा ताज़ा शरीर था वो इस चीज़ का सबूत था। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू द बेकर, आज भी किसी पर्सन की अगर फिजिक जैक फ्रूट जैसी अगर लगती है तो उसको बेकर से आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम द गोवा। एक बेकर की गोवा जो ट्रेडिशनल गोवान विलेज है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है वो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे कुर्ग के बारे में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।